हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लाया हूँ सोशल साइंस का वीवीआई इम्पोर्टेंट लेसन इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था। ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था में हम लोग यहाँ पे इस लेसन से रिलेटेड एकदम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इतना इम्पोर्टेंट है, भी एकदम इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको एग्जाम में बैठना है तो इस लेसन से जो सवाल आएगा ना, तो इस वीडियो से बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो आई रिक्वेस्ट यू, आपको इस सभी सवाल को पढ़ना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए, ताकि आप जो है एग्जाम में एकदम बेटर बेटर परफॉर्मेंस कर पाओ। ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले लेसन है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। यहाँ पे जितना सारा ऑब्जेक्टिव सब यहाँ पे क्लियर करेंगे, कम से कम 30 प्लस इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। हम हर क्वेश्चन में आपको समझाते जाएंगे, समझते जाइएगा आप लोग। ओके। तो आप मुझे इस आईडी से फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में इस सभी का लिंक दिया हुआ, आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहला सवाल आपके मोबाइल के स्क्रीन पे है, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी गुड बात, बहुत अच्छी बात यह है कि मैंने इस सवाल को, इस सीरीज को इंग्लिश में भी आपको ट्रांसलेट करके दे रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हो भाई कि इंग्लिश की भी क्लास चल रही है, इसमें इंग्लिश का भी, जो बच्चा इंग्लिश में सवाल पढ़ना चाहता है इंग्लिश में पढ़ सकता है, जो हिंदी में हिंदी में। ठीक है। तो डोंट वरी, जिसमें भी सवाल आपको पढ़ना पड़ सकते हैं। तो विच ऑफ देयर इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र देखिए, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। तो जो कृषि क्षेत्र में आता है उसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है। यानी कि ऑप्शन हमारा ए होगा राइट आंसर, इसको बोलेंगे प्राथमिक क्षेत्र। उसके बाद जो औद्योगिक आएगा, औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल, मतलब कि व्यावसायिक टाइप का, है ना, वो होगा द्वितीय क्षेत्र। ठीक है ना। और सेवा क्षेत्र जो है वो है तृतीय क्षेत्र। तो इन तीनों को तो याद कर लीजिए पहले। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र होगा, सेकेंडरी जो सेक्टर होगा वो इंडस्ट्रियल होगा, एंड थर्ड जो होगा वो सर्विस सेक्टर होगा। ठीक है। सर्विस सेक्टर में जैसे परिवहन, रेल, और इंडस्ट्रियल में जैसे कि देख लें आप, औद्योगिक काम देखें, कोयला उद्यान, ये सब जो देख रहे हैं। ठीक है ना। और कृषि क्षेत्र में पशुपालन, मछली पालन, खेती वगैरह, ये सब हो गया कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। विच ऑफ दीज कंट्रीज हैज ए मिक्स्ड, मिला हुआ, है ना, मिला हुआ अर्थव्यवस्था, मिश्रित इकोनॉमी। ऑप्शन है अमेरिका, रूस, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा। ओके। अगला सवाल पढ़ते हैं, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड इन इंडिया। तो प्लानिंग कमीशन मतलब योजना आयोग। आपको अभी से इंग्लिश पे थोड़ा थोड़ा फोकस करते जाना है। ठीक है ना। आपको आगे जाके बहुत बेनिफिट करेगा। तो प्लानिंग कमीशन इंडिया में इसकी गठन कब किया, फॉर्म कब किया गया। 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1951 को, इनमें से कोई नहीं। तो 15 मार्च 1950 को जो है प्लानिंग कमीशन जो है फॉर्म्ड किया गया, योजना आयोग जो है इसका गठन किया गया 1950 को। ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ पे है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। यानी कि द कंट्री हुज नेशनल इनकम इज हाई, मतलब जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे ज्यादा मतलब अधिक हो, तो उस देश को क्या बोलेंगे, अविकसित या विकसित या अर्ध विकसित या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात भाई, जो देश, जिस देश की राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम जो होगा, जिस देश की नेशनल इनकम सबसे हाई होगा उस देश को हम लोग क्या बोलेंगे, डेवलप्ड कंट्री, जैसे जापान, अमेरिका। और भारत डेवलप्ड कंट्री नहीं, भारत विकासशील है, विकासशील यानी कि विकास की ओर बढ़ रहा है। अभी विकास पूरी तरीके से हुआ नहीं, विकास की ओर बढ़ रहा। तो जैसे चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ये सब डेवलप्ड कंट्री। ठीक है। ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। पिछड़ा राज्य कहा जाता है जो मतलब आर्थिक दृष्टि से हो, जिस भी दृष्टि से देखा जाए तो पिछड़ा राज्य किसको कहा जाता है। विच ऑफ दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड स्टेट है, बैकवर्ड स्टेट। पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। तो इन ऑप्शन को पढ़ करके तो आपके मन में तो एक आंसर तो आ ही गया होगा, वो है हमारा बिहार, जो कि पिछड़ा राज्य के काउंट में के लाइन में आता है। ठीक है। अब ये धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश में लगे हुए हैं, कोशिश हो रहा है हम लोग की। जब ज्यादा मेहनत रहेगा, एजुकेशन में ज्यादा फोकस करेंगे, तो जाहिर सी बात बिहार पिछड़ा राज्य की लिस्ट से हटने वाला है। ठीक है ना। तो ये हम ही लोग से होने वाला है। ठीक है ना। अगला सवाल पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। माध्यम, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब समझ रहे, अदला बदली, लेना देना, है ना। हम आपको चावल दिए, आप हमको गेहूं दिए, ये पहले जमाना होता था। अब अभी के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वस्तु या करेंसी या लेदर या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग अभी तुरंत मुद्रा,
हम लोग देते हैं, पैसा देते हैं और आपसे अनाज लेते हैं। दुकानदार को जाते हैं 10 रुपए देते हैं, आप उससे कुछ सौदा ले लेते हैं, 20 रुपए देते हैं, कुछ लेते हैं। तो पैसा के बदले हमको सामान मिलता है। अभी के टाइम में मुद्रा यानी कि करेंसी इज द बेस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर सोशल का एग्जाम हो और वो इकोनॉमिक्स का पेपर हो और उसमें ये सवाल ना आए तो फिर मतलब एग्जाम में तो मजा ही नहीं आएगा। इन इंडिया व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर कॉल्ड? तो भारत में फाइनेंशियल ईयर जो बोला जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसलिए बोला जाता है। मैं इसके पीछे बता देता हूँ। जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। इसलिए 1 अप्रैल से शुरुआती, है ना, 1 अप्रैल, और जब 1 अप्रैल से शुरू करोगे तो लास्ट कहां तक जाएगा? 31 मार्च तक जाएगा। ईयरली खत्म हो जाएगा 31 मार्च में, ईयर खत्म, फिर 1 अप्रैल शुरू हो जाएगा। तो याद रखेगा, इससे आपका 2 सवाल हो गए कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, और 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है इंडियन फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष मनाया जाता है या कहा जाता है। ठीक है, चलिए इस सवाल को मिस्टेक मत कीजिएगा। अगला सवाल है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी कि विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, है ना, पर कैपिटल इनकम, कैपिटल इनकम। तो सबसे अधिक कैपिटल इनकम भारत के किस राज्य का है? बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, गोवा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा, है ना। गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है ना, प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। मतलब टोटल जो गोवा में जितना आबादी है, उन आबादी में एक आदमी की मतलब एवरेज निकाला जाता है, और एक आदमी पे कितना अमाउंट है उस देश में है, उसको बोला जाता है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया डी। अगला सवाल पढ़ते हैं, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? किस जिले का? तो बिहार के, हालांकि बिहार में तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। इंडिया में देखा जाए तो गोवा हमारा फर्स्ट नंबर पे है, और सबसे लास्ट में कहा है? बिहार। तो बिहार के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। लेकिन बिहार में कौन ऐसा जिला है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द हाईएस्ट पर कैपिटल इनकम, है ना, सबसे अधिक कैपिटल इनकम बिहार का कौन सा जिला में? तो जाहिर सी बात क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, पटना जिला का जो प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। अगला पढ़ते हैं, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है ना? द मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड इनकम कैलकुलेशन इज फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि उत्पादन एवं आय गणना विधि का आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? सहज है, या वैज्ञानिक है, या व्यवहारिक, ये तीनों। तो यहाँ पे आंसर होगा ये तीनों, यानी कि तीनों यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल आपके सामने, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, मतलब जो इंस्टीट्यूशनल नहीं हो, संस्थागत में के अंतर्गत नहीं आता हो, गैर संस्थागत। देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी, सहकारी बैंक। तो बैंक वगैरह जो है ना वो सब संस्थागत आता है, ठीक है ना, व्यापारी भी उसी के अंतर्गत आता है। तो महाजन है जो गैर संस्थागत है, क्या है? गैर संस्थागत। अगर संस्थागत बोलता तो क्या होता है? देसी बैंकर होता, व्यापारी होता, सहकारी बैंक होता, इनकी कोऑपरेटिव बैंक हो गया ना। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी होगा, जो गैर संस्थागत, यानी कि क्या बोलेंगे? नॉन इंस्टीट्यूशनल, ठीक है ना। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन? अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीन ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस, मतलब संस्थागत, गैर संस्थागत नहीं बल्कि संस्थागत है। ऑप्शन है सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक, महाजन। अब क्या हो सकता है बताओ? तो बैंक यहाँ पे आ रहा है कॉमर्शियल बैंक या व्यावसायिक बैंक, ये भी इसमें आता है, सहकारी बैंक, कॉमर्शियल बैंक, जो भी बैंक, सब हमारा आ जाएगा संस्थागत वित्त का साधन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, बिल्कुल 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 एकदम सही आंसर। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप 12 में 12 बनाओगे। अभी बहुत सारा सवाल का भंडारा हमें पड़ा हुआ, इस लेसन से नोट कर लेना सभी सवाल को। अभी आपकी जरूरत है सभी सवाल को नोट करना, एक एक सवाल को कॉपी में नोट कर लो, और ऑप्शन के साथ मत नोट करना, ये सवाल नोट करना और यहाँ पे आंसर लिखना। ठीक है, कॉपी में सवाल नंबर फर्स्ट सवाल लिखना, और लेसन के वाइज लिखना, लेसन वाइज, हम लेसन वाइज वीडियो बनाएंगे, और लेसन वाइज लिखना। जैसे इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स लिख दिया, लेसन फर्स्ट हो गया, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास, और लेसन हमारा क्वेश्चन लिख दिया, यहीं पे आंसर लिखिएगा। ठीक है, आप ब्लू पेन से क्वेश्चन लिखो, रेड पेन से आंसर लिखो, या चेंज करके। इससे होगा क्या ना, आपको बहुत कंठस्थ ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करें, एकदम वीडियो को लाइक करते जाना आप लोग, और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटरेस्ट से, आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। सेंट्रल बैंक, है ना, अभी मैंने जिक्र किया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी को बोलते हैं शॉर्टकट में आर फॉर रिजर्व, बी फॉर बैंक, आई फॉर आई, है ना। आरबीआई को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है, केंद्रीय बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा।
अगला सवाल है, भारत की वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल है ना, किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? विच सिटी हैज बीन कॉल्ड द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया? मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलुरु, है ना? तो भारत की वित्तीय राजधानी बोला जाता है यानी कि मुंबई, ऑप्शन नंबर ए। वित्तीय राजधानी मतलब फाइनेंशियल कैपिटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि मुंबई में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, जितना सारा बैंक है, सभी का ब्रांचेज यानी कि जो क्या बोलते हैं उसका मेन ब्रांच वही है, मुंबई में है। बाहर की बहुत सारी कंपनी है वहां पे, ठीक है? तो शेयर बाजार, सेबी, सिडबी जो भी सब मुंबई में है, इसलिए वहाँ मतलब वित्त का बहुत बड़ा साधन है, इसलिए वित्तीय राजधानी फाइनेंशियल कैपिटल बोला गया है किसको? मुंबई को। अगला सवाल है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यानी कि कॉमर्शियल बैंक का नेशनलाइज्ड कब हुआ? नेशनलाइज हुआ था कॉमर्शियल बैंक को 1969 में। उस टाइम 14 बैंक था, ठीक है? 14 बैंक को एक साथ किया गया था 1969 में राष्ट्रीयकरण, और इसमें जो है ना आरबीआई शामिल नहीं है, ठीक है? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण दूसरा डेट है 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, आप चाहो तो इसको नोट कर लो कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, लेकिन जो व्यावसायिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, उस टाइम 14 बैंक का हुआ था, ठीक है? उसमें आरबीआई शामिल नहीं था, आरबीआई को पहले किया गया था, एकदम अकेला, मतलब बॉस है तो अकेला जाएगा ना, है ना? ऑप्शन हमारा सी होगा। अगला सवाल है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र, अब तो आप लोग बता सकते हैं तीसरा क्षेत्र किसको बोला गया? तीसरा क्षेत्र बोला गया सेवा क्षेत्र को। तो कृषि क्षेत्र तो हमारा प्रथम हो गया, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यह है तीसरा क्षेत्र। ओके, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल? मतलब मानव पूंजी जो अर्निंग कर रहा, उसका जो घटक है ना, मतलब कंपोनेंट्स है वो कितने हैं? तो मानव पूंजी के प्रमुख जो है, इंपोर्टेंट जो है 5 घटक, ये सवाल को आप याद रखें, ठीक है? मानव पूंजी के कितने घटक है? 5 घटक है। इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट विल बी कंफ्यूज दिस क्वेश्चन। तो कंफ्यूज नहीं होना डियर, ओके? यू विल डिसाइड दैट दिस इज राइट एंड करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन बीमारू राज्य नहीं है? सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा BIMARU, बिहार, है ना? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा, ठीक है ना? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, ये बीमारू का फुल फॉर्म, BI से बीमारू, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान, U से उड़ीसा, ये है बीमारू। अब बताओ इनमें से कौन नहीं है? तो बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश ये जो बीमारू राज्य नहीं है, ठीक है ना? ये बीमारू का फुल फॉर्म है डियर, ओके? बिहार, BI से बिहार, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान, U से उड़ीसा, ये बीमारू राज्य चारों है। इसके अलावा कोई भी रहेगा तो वो बीमारू राज्य नहीं होगा, ओके? अगला सवाल, कौन सी गैर सेवा सरकारी, कौन सी सेवा गैर सरकारी? गैर सरकारी मतलब नॉन गवर्नमेंटल, मतलब जो गवर्नमेंट के अंदर में नहीं है ना? जिसका देख रेख सरकार नहीं करती, जिसका देख रेख प्राइवेट करता है। सैन्य सेवा यानी कि मिलिट्री, तो ये तो सरकार देखती है ना। वित्त सेवा, फाइनेंस सर्विस, ये भी सरकार देखती है। मॉल, अरे मॉल तो हमारे मोहल्ले में, मार्केट में तो सरकार के अंतर्गत, ये प्राइवेट होता है ना। तो जाहिर सी बात है हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। और रेल तो सरकार के अंतर्गत आती है, ठीक है ना? तो गैर सरकारी सेवा मतलब नॉन गवर्नमेंटल सर्विस कौन है जी? मॉल। इसके जगह पे और भी कुछ दे सकता है ना, इसके जगह पे और भी कुछ दे सकता है। आप ये समझिए, गैर सरकारी मतलब सरकार के अंतर्गत जो नहीं आता है, जो सेवा सरकार के अंतर्गत नहीं आता है, उसको बोलते हैं गैर सरकारी। यहाँ पे सरकारी बहुत सारा बैंक हो जाएगा, प्लेटफॉर्म हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी? कोल यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। तो यहाँ पे तीनों के तीनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? यहाँ पे तीनों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऊर्जा का मुख्य स्रोत, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी? तो क्या हो जाएगा? कोल, पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? एंड दिस क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी told you what is this question's answer. Which state has the lowest per capita income in India? मतलब सबसे कम प्रति व्यक्ति आय भारत का कौन सा राज्य है? और वो है हमारा बिहार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओके? गोवा है सबसे टॉप पे और बिहार है सबसे नीचे। अगला सवाल है जी, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? देखो, योजना आयोग जिसको हम लोग पहले पढ़े थे, नीति आयोग, जिसकी स्थापना 15 मार्च, है ना, 1950 को हुई थी ना। अब उसका नाम बदल करके 1 जनवरी 2015 में उसका नाम बदल दिया गया, और क्या रख दिया नाम? नीति आयोग। अच्छा, योजना आयोग यहाँ पे दिया हुआ, सॉरी। तो यहाँ पे
सॉरी, तो फिर तो हमारा आंसर हो जाएगा 1950 में, है ना। इस सवाल से आंसर हो जाएगा 1950। तो याद रखिए, योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया है, ठीक है, नीति आयोग। अभी शायद सवाल होगा या नहीं होगा, तो समझ लीजिए, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। हालांकि ये सवाल आया था, ठीक है। तो योजना आयोग, यहाँ पे हमको नीति आयोग लिखना चाहिए था, हालांकि ये सवाल पहले भी आ चुका है। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 को, 15 मार्च 1950 को मैंने पहले बता दिया। अब इसका नाम 1 जनवरी 2015 को नाम चेंज कर दिया, और क्या रख दिया, नीति आयोग। और इसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर, मतलब प्रधानमंत्री, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री इसके मेन अध्यक्ष होते हैं। लास्ट में हम होमवर्क भी पूछने वाले हैं, ठीक है। कान खोल के रखना है, दिमाग एकदम चालू रखना है। अगला सवाल है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना के लिए, यही सवाल मैं पूछना चाह रहा था। विच कमीशन बिकेम डिसॉल्व्ड, प्लानिंग कमीशन, यानी कि प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया, भंग कर दिया गया, और कौन सा कमीशन बनाया गया, नीति आयोग, वित्त आयोग, या स्टेट फाइनेंस आयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने बता दिया नीति आयोग, है ना। योजना आयोग का नाम बदल के क्या रख दिया गया, नीति आयोग। 1 जनवरी भी डेट याद रखेंगे, 1 जनवरी 2015 सवाल आता है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई, मतलब नाम बदला तो स्थापना ही हो गया, है ना। और 1950 हो जाएगा योजना आयोग का। अगला सवाल है डियर, किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, लैंड एंड हु इज दिस, व्हाट, मतलब ये स्टेटमेंट किसका है, हु सेड, है ना। इंडियाज डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ बिहार, मतलब बिहार के विकास के बिना इंडिया का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, यानी कि संभव नहीं है, संभावना ही नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे देश का मिसाइल मैन कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने बोला था कि अगर भारत को विकास की राह पे ले जाना है, भारत को विकास के लिस्ट में नाम लाना है, तो आपको पहले बिहार को विकास करना पड़ेगा, तब जाके भारत भी विकास के लिस्ट में शामिल हो पाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होगा, एपीजे अब्दुल कलाम को आपको पता है ना, इसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, व्हेन वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म्ड, है ना। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, 1952 में, ठीक है। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है डियर। अगला सवाल पढ़ते हैं, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा गया, तो ये तीनों यहाँ पे आ गया, ठीक है। सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। तो आपको मैंने बता दिया कि कृषि क्षेत्र को प्रथम क्षेत्र बोला जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र बोला जाता है, और सेवा क्षेत्र को तृतीय, यानी कि थर्ड बोल सकते हैं ना, तृतीय क्षेत्र बोला जाता है, सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट जो आप देख रहे हैं, ये एक ना एक क्षेत्र एकदम कंफर्म है कि एग्जाम में टपक जाएगा, ठीक है। तो आप भी इसको टपका देना, ठीक है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। तो तृतीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र आपको समझ में आ गया। अगला सवाल पढ़ते हैं, पंचवर्षीय योजना, है ना, कब शुरू की गई। पंचवर्षीय योजना हर 5 साल के लिए, 5 साल के लिए सरकार प्लान सोचती है कि हमको 5 साल में किसको ज्यादा आगे ले जाना है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में, ठीक है। 1951 में हुई थी, और 5 साल चलेगा तो कब हुआ था, 1956 में लास्ट हुआ था। फिर 1956 से फिर अगला 5 साल चला था द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो प्रथम प्रथम पंचवर्षीय योजना बोलो या पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, तो बात बराबर है, 1951 को हुई थी, 1956 में लास्ट हुई थी, ठीक है ना। अगला सवाल है, 11वीं बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, व्हेन वाज द फर्स्ट नहीं होगा, 11th ईयर प्लान स्टार्टेड। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, तो 11वीं हुई थी 2007 से 2012 के बीच, ठीक है ना। 2007 हुआ था और 2012, 5 साल होता है ना इसके बीच का, यही होता हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा राइट आंसर है। और 12वीं, ये जो 2012 से 17 देखिए 12वीं में काउंट आता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी होगा यहाँ पे सही आंसर। तो प्राथमिक ज्यादा करके पंचवर्षीय योजना, पहला पंचवर्षीय योजना पूछेगा, या पंचवर्षीय योजना की स्थापना कब हुई, कब शुरू हुई, यही सब सवाल पूछेगा। और ज्यादा पूछा तो 11वीं पूछेगा, ठीक है। अगला है, 2004 की रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक का क्या स्थान है, व्हाट इज द रैंक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अकॉर्डिंग टू 2004 रिपोर्ट, यानी कि 2004 के रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक का के हिसाब से, यानी कि HDI बोलते हैं ना, HDI, इस मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन है, तो भारत का स्थान है 126वां, 126वां। और ये 2004 का है, और 2020 का देखा जाए तो भारत का HDI का जो रैंक है वो है 131वां, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये रैंक जितना ऊपर जाएगा समझ लीजिए कि जितना बढ़ रहा ना, समझ लीजिए वो और डाउन हो रहा। सबसे टॉप पे आता है नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे आता है सबसे नंबर 1 पे आता है, ठीक है ना। और ये सवाल भी मैं दे दिया यहाँ पे। 2004 के रिपोर्ट के अनुसार भारत मानव विकास सूचकांक में सबसे पहले स्थान पे कौन सा देश रहा, है ना, अकॉर्डिंग टू
2004 रिपोर्ट, विच कंट्री रैंक द फर्स्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? क्या हो जाएगा? नॉर्वे। नॉर्वे जो अभी भी 2004 में भी पहले नंबर पे था, और जब हमेशा ये कंटिन्यू फर्स्ट नंबर पे होते आ रहा है, यानी कि वहां का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है एकदम टॉप पे, और 2020 में भी एकदम टॉप नंबर पे, 2021 में भी टॉप नंबर पे, ठीक है, एकदम राइट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो भारत यहाँ पे हो गया, फिर 1 पे हो जाएगा। इन ऑस्ट्रेलिया शायद यहाँ पे 3 नंबर पे है। इंडिया तो आपको पता ही है ना, 131वां नंबर पे है 2021 या 20 के अनुसार, जो करंट जो रिपोर्ट के अनुसार। अगला है, भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ? भारत में पहला मानव विकास, फर्स्ट ह्यूमन इन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब रिलीज हुआ भारत में? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल 2002 को, ठीक है। 23 अप्रैल 2002 को पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ, ठीक है। अगला सवाल पढ़ते हैं, वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितनी है ना? व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ बिहार एट प्रेजेंट? यानी कि प्रेजेंट में बिहार का लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार का साक्षरता दर हो जाएगा 63.82, एकदम राइट, ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल बन सकता है, ठीक है, तो इसको याद रखें, 63.83। और अगर बिहार में इतना टोटल में, मतलब औरत और मर्द मिला करके, ठीक है, अगर मर्द बोला जाए तो 73.39 मर्द का काउंट आता है, और महिला का 53 पॉइंट कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे कितना गया? 63.83। और टोटल अगर इंडिया में देखा जाए, इंडिया में कितना है? तो 73 पॉइंट कुछ इस तरह से देता है, ठीक है, 73 के आसपास, 74 भारत के आसपास आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 73 हो गया हमारा आंसर। बिहार में अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, है ना, विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन बिहार? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, पटना। यानी कि पटना जो है, पटना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, यानी कि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? पटना है, ऑप्शन नंबर बी। और आपका सवाल यहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री, बांग्लादेशी इकोनॉमिस्ट हु वन द नोबेल प्राइज, कौन है भाई? तो देखो, इकबाल यूनुस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, प्रोफेसर शफीक यूनुस, प्रोफेसर अहमद। तो ये प्रोफेसर ही होता है जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर होगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे बी। प्रोफेसर एमडी मोहम्मद, कहीं मोहम्मद पूरा भी लिख सकता है, मोहम्मद ऐसे भी बोल सकता है, या इंग्लिश में पूरा लिखा रहेगा मोहम्मद यूनुस। इकबाल नहीं, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और अब आपका आगे यहाँ पे होमवर्क, और जो बच्चा एकदम दिमाग से पढ़ा होगा सवाल को, तो इस होमवर्क को बताने में 1 मिनट भी टाइम नहीं लगाएगा कि HDI का पूरा नाम क्या है। एकदम ध्यान से पढ़ना है, और इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट एकदम भर देना है आपको कि टोटल 34-35 सवाल में कितना मजा आया। नीचे कमेंट करके जरूर बताना कितना परसेंट मजा आया, और आपने कितना परसेंट इसको सही जवाब दिया। और अब से आपको इन सभी सवाल को नोट डाउन करना है अपने कॉपी में, और देखना आने वाले एग्जाम के टाइम में एक सवाल में मिस्टेक नहीं होगा, बिकॉज सवाल में कंफ्यूजन बहुत होता है। तो आप सभी सवाल को नोट करना, बहुत मुश्किल से सभी सवाल को एकदम करेक्ट करके मैं आपको सामने पेश किया हूँ, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो लाइक करने का भी तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। तो वीडियो वगैरह लाइक कर दिया करो, पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को शेयर करके बताना भाई यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में सवाल प्रोवाइड कर रहे हैं अशफाक सर, AA ऑनलाइन सोल्यूशन वाले सर, ठीक है। तो जरूर आना, चाहे साइंस, चाहे मैथ, चाहे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी हो सभी आपको हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं, मुझे इजाजत दो, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय, जय हिंद।